हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे DSSB PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का। लेकिन DSSB के साथ साथ आप PGT कॉमर्स का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कॉमर्स से रिलेटेड है वो, लाइक UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, NVS या KVS, सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कॉमर्स के ही होते हैं आपके, और घुमा फिरा के हर एग्जाम में आपसे वही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जस्ट ये पेपर DSSB का, लेकिन इंपॉर्टेंट सभी के लिए है। ये पार्ट 21 है। इससे पहले मैं 20 पार्ट्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, आपको डिस्कस करती हूँ आपके साथ, जिससे उसके आगे के पीछे की जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उनकी क्लैरिटी आपको अच्छे से हो जाती है। तो उसके साथ साथ आपके 3-4 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू है मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो शुरू करते हैं फटाफट से। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, क्योंकि इससे पहले हम 105 क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फॉर्मूला में बी यूज्ड फॉर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट इन कैश रिस्क एनालिसिस इन द कैपिटल बजटिंग। मतलब कैश रिस्क एनालिसिस जो करते हैं हम कैपिटल बजटिंग में, उसके अंदर एक फॉर्मूला यूज किया जाता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट का। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शंस आर 100 अपॉन में रिस्क इनटू इन्वेस्टमेंट, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो 100 अपॉन में रिस्क और यहाँ इनटू में इन्वेस्टमेंट। ओके, तो प्लीज समझ लेना इसको। फिर नेक्स्ट है रिस्क लेस कैश फ्लो अपॉन में रिस्की कैश फ्लो। थर्ड इज रिस्क अपॉन में इन्वेस्टमेंट इंटू 100, या फिर रिस्क कैश फ्लो अपॉन में 100 इंटू इन्वेस्टमेंट। अब आपको बताना है इसमें से सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट क्या होता है। तो आंसर पता होने से पहले सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट होता क्या है, राइट? तभी आप इसका आंसर अच्छे से समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट होता है, ये क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन है वो ये बेटर समझता है कि मैं एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करूं जिसकी इंटरेस्ट है या जो फ्यूचर इनकम है वो सर्टेन हो, रेदर देन वो ऐसे फंड में इन्वेस्ट नहीं करता जिसमें रिटर्न तो बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं लेकिन अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो वो एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करता है जिसमें उसकी जो इनकम है ना वो सर्टेन है। उसको हम क्या बोलते हैं? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पर? रिस्क लेस कैश फ्लो, मतलब जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है या रिस्क लेस कैश फ्लो है अपॉन में रिस्की कैश फ्लो। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट रेशियो। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको इसका फॉर्मूला भी पता चल गया और आपको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट का मीनिंग भी पता चल गया यहाँ पे। ओके, तो ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या होता है। गारंटेड रिटर्न होता है दैट समवन वुड एक्सपेक्ट नाउ, जो उसको अभी मिल रहा है, रेदर देन टेकिंग अ चांस ऑन अ हायर बट अनसर्टेन रिटर्न। मतलब फ्यूचर में उसको हाई रिटर्न मिलेगा ऐसा है, लेकिन वो अनसर्टेन है मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उससे बेटर है उसको कम रिटर्न मिले, लेकिन वो अभी एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेटर समझता है, उसको ज़्यादा प्रेफर करता है। ओके, आगे भी लिखा है कैश फ्लो इज रिस्क फ्री कैश फ्लो। जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो है वो क्या होता है? रिस्क फ्री कैश फ्लो होता है दैट एन इन्वेस्टर और मैनेजर कंसिडर्ड इक्वल टू अ डिफरेंट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो विच इज हायर बट ऑल्सो रिस्कियर। मतलब वो उनको इक्वली समझ रहा है कि उसको अभी कम पैसा मिल जाए या फ्यूचर में ज़्यादा पैसा तो मिले लेकिन वो ज़्यादा रिस्की है, तो वो उसको दोनों को इक्वल ही समझ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हमने देख लिया, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है सर्टेनिटी का, जो अभी हमने पढ़ा कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो भी लिखा हो सकता है सर्टेन कैश फ्लो की जगह पे, ठीक है। और अपॉन में रिस्की कैश फ्लो, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा यहाँ पे, इस तरीके से भी आप इसको पढ़ सकते हो, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो या फिर सर्टेन कैश फ्लो। और अपॉन में यहाँ पे रिस्की कैश फ्लो की जगह हम क्या लिख देते हैं? 1 प्लस में रिस्क प्रीमियम रेट। रिस्क प्रीमियम क्या होता है यहाँ पे कि जो आपके रिस्क फ्री फंड्स होते हैं ना उसको हम एडजस्ट कर देते हैं रिस्की कैश फ्लो के साथ, उसको हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, ठीक है। कि आप रिस्क ले रहे हो, आप जो रिस्क फ्री फंड है उनमें ना इन्वेस्ट करके, सपोज आप दूसरी साइड देखी जाए अगर कि आप रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, ठीक है। कि आपको क्या मिल रहा है? उसका प्रीमियम मिल रहा है। आप रिस्क ले रहे हो तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट भी क्या होगा, इंटरेस्ट भी क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसको रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मीट्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। इनमें से कौन है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को
फुलफिल करता है बिजनेस एंटरप्राइज के। ऑप्शंस आर शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, वर्किंग कैपिटल या फिर असेट्स। तो अब आपको वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर बताना है, फिर अपने आंसर को मैच करना है। तो बताओ इन चारों में से क्या होगा इसका आंसर। तो देखो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना। हमें क्या पूछा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में बात की गई है। तो अगर आप देखोगे शेयर कैपिटल और डिवेंचर क्या है, हमारे दोनों ही लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स होते हैं, राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या यहाँ पे बनेगा, वर्किंग कैपिटल बनेगा। ओके, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, देखो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है हमारा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि कुछ अपना, अगर आपके कस्टमर्स है तो आप उनसे एडवांस ले सकते हो, तो आपका सोर्स क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, वहाँ पे फंड्स जनरेट हो जाएंगे आपके, ठीक है। या फिर अगर आप किसी के साथ कोई सप्लायर है, उससे आप कोई रॉ मटेरियल मंगाते हो या कोई भी डील करते हो, तो उसको आप क्या कर सकते हो, बिल पेबल दे सकते हो वहाँ पे, या उससे क्रेडिट ले सकते हो ना कि कुछ टाइम बाद में आपका पे करूंगा। तो ये क्या हो रहा है, आपका फंड ही तो जनरेट हो रहे हैं ना एक तरीके से, आपको वहाँ पे बिना फंड के भी काम चल जा रहा है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है बिजनेस के अंदर। अगर और भी सोर्सेज देखें यहाँ पे आपके, तो कुछ और भी सोर्स होते हैं, जैसे कि आपका ट्रेड क्रेडिट हो गया, जो अभी मैंने समझाया कि आप क्रेडिटर को ही बोल दो आपका जिससे सप्लायर है, जो कि मैं कुछ टाइम बाद पैसे दूंगा। या फिर आप शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स ले सकते हो, कमर्शियल पेपर वगैरह इशू कर सकते हो अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो ये हमारे कुछ और भी ऑप्शंस थे जिनसे आप जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी provides a basis for using fixed interest bearing capital as a source of dash finance। मतलब जो आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है वो क्या प्रोवाइड कराता है, यहाँ पे कौन से सोर्स को प्रोवाइड कराता है, परमानेंट सोर्स को, एडहॉक को, टेम्पररी को या फिर नन ऑफ दीज को। तो यहाँ से आपको अपना ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो फटाफट से अपना आंसर बताओ, फिर आंसर मैच करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यही पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड होता है। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, आप इक्विटी शेयर्स को लेकर ट्रेड कर रहे हो का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप इक्विटी शेयर्स को सेल कर रहे हो, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि आप ना डेप्ट, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल सोर्स है ना, यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल सोर्स क्या होते हैं, या तो आपके डिवेंचर्स होते हैं या फिर जो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, जो कुछ कुछ, ठीक है, जिन पे आपको देना ही पड़ता है, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे भी होते हैं, वो होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिवेंचर्स को ही लेके चलें सपोज, तो आप क्या करते हो, इक्विटी, जब आपको सोर्स जनरेट करना होता है फाइनेंस का, ठीक है, आपको फाइनेंस चाहिए होता है, तो फंड्स जनरेट करने के लिए आपको या तो आप इक्विटी इशू करोगे अगर लॉन्ग टर्म है तो, या फिर आप डिवेंचर्स करोगे, ठीक है। तो आप इक्विटी ना इशू करके आप क्या करते हो, डिवेंचर को इशू करते हो, ठीक है। लेकिन डिवेंचर पे तो हम फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं ना, तो वो तो कॉस्टली भी हो सकता है। तो अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में कि आपकी जो कॉस्ट है ना फंड्स रेज करने की, वो तो कम आ रही है, लेकिन जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है उन फंड्स के ऊपर। तो इससे क्या होगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, उनकी जो इनकम है वो बढ़ने लगेगी, है ना, क्योंकि वो जो कॉस्ट बेयर कर रहे हो आप इंटरेस्ट पे करके, वो कम आ रही है और आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो बाद में जो प्रॉफिट बचेगा वो किसको जाएगा, एक्चुअली इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही तो जाएगा। तो उनका रिटर्न क्या होगा, बढ़ने लगेगा वहां से, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इक्विटी नहीं शेयर कर रहे हो, आप डेप्ट इशू कर रहे हो, लेकिन किसके लिए, किसके बेनिफिट के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और यहाँ पे जो डिवेंचर्स की बात हो रही है ना, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल की, वो कैसा सोर्स होता है फाइनेंस का, वो एक परमानेंट सोर्स होता है फाइनेंस का। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ओके। तो आई होप इक्विटी और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना थोड़ा सा, जो मैंने बताया है वही है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट। जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर पर, वो क्या नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, फ्लोटिंग नहीं होता, इक्वल नहीं होता या सुटेबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, अगर आपने पढ़ा है प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और डिवेंचर्स वगैरह में डिफरेंस, तो आपको ये आंसर आता होगा। तो इसका आंसर बताइए फटाफट से। यस, इसका आंसर होगा द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड। जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है ना, वहाँ पे इक्विटी शेयर पे कभी भी फिक्स नहीं होता। कभी भी आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये नहीं बोलते कि आपको इस परसेंटेज से आपका डिविडेंड मिलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा किस में होता है, आपका प्रेफरेंस शेयर्स में होता है। प्रेफरेंस शेयर्स के आगे आपने देखा होगा ना 9% प्रेफरेंस शेयर्स या फिर 10% प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर डिवेंचर्स में होता है आपका 10% डिवेंचर्स, इस तरीके से। तो इन पे फिक्स होता है, लेकिन
आपका इक्विटी शेयर पर फिक्स नहीं होता। लेकिन डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर में फिर क्या डिफरेंस होता है कि डिवेंचर पे तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, ठीक है, लेकिन आपका जो प्रेफरेंस शेयर होता है उनमें भी टाइप होते हैं ना, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। की कम्युलेटिव में क्या होता है कि आपका अगर इस बार आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है ना तो वो इकट्ठा होता रहेगा डिविडेंड, जब आपके पास ह्यूज प्रॉफिट हो जाए उसको आप तब पे कर सकते हैं, लेकिन डिवेंचर्स पे तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या एडवांटेज मिलता है फिर जब वो उनको फिक्स इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है तो, है ना, डिविडेंड भी नहीं मिल रहा है फिक्स, तो उनको ना वोटिंग राइट मिलता है। ओनर होते हैं वो एक्चुअल में कंपनी के, जिसके भी वो इक्विटी शेयर परचेज कर लेते हैं, ठीक है, वोटिंग राइट मिल जाता है उनको वहाँ पे, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और देखो प्रेफरेंस शेयर पे या डिवेंचर पे क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है ना, लेकिन जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब ह्यूज प्रॉफिट होगा ना तो उनकी कोई लिमिट ही नहीं होती उनको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है वहाँ पे। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू, जो कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड होती है वो किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है? ऑप्शंस आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, मैक्सिमम कॉस्ट थ्योरी, एमएम थ्योरी या फिर स्वेज मॉडल। तो आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। तो थोड़ा सा लेवल अच्छा खासा है इस क्वेश्चन का, लेकिन अगर हम करना चाहें तो इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सपोज आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं ए और बी, ठीक है। ए से आपको रिटर्न मिलने वाला है 100 और बी से आपको रिटर्न मिलने वाला है 120। तो आप क्या करोगे, अभी के लिए आप ये वाला प्रोजेक्ट चूज करोगे, ठीक है। तो ये जो 100 है ना, ये क्या होगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, कि अगर आप ए प्रोजेक्ट चूज करते ना तो भी तो आपको 100 रुपीज़ मिलता ना, तो यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, ये 100 आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई कि आपने इसमें ना इन्वेस्ट करके इसमें किया, ठीक है, ये बोलते हैं हम। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब भी क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट, सपोज यहाँ पे एक सी प्रोजेक्ट भी होता है जिसकी कॉस्ट आपको इन्वेस्ट यहाँ पे रिटर्न मिल रहा होता है 80, तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन है, ये है ना, तो इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ पे थोड़ा सा। अब बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो फंड है जो आपने डेप्रिसिएशन की फॉर्म में रखा हुआ है ना, उसकी कॉस्ट क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपने डेप्रिसिएशन की फॉर्म में एक्यूमुलेट किया है फंड, ठीक है, जो कि नॉन कैश एक्सपेंस होता है, बस हमारी बुक्स में शो होता है, तो उसकी कोई कॉस्ट तो बियर कर रहे होगे ना, आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे जो कि आप नहीं कर रहे हो, तो उसकी भी जो आपको रिटर्न मिलने वाला था उस इन्वेस्टमेंट से, तो वो तो नहीं मिल रहा है ना आपको, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है। या फिर आप इसको समझो कि जब आपकी असेट है वो उसको आप सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दो या फिर अपने शेयर होल्डर्स को उस पैसे को आप क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो अगर आप ए ऑप्शन लेते हो तो बी वाला आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा, अगर आप बी लेते हो तो आपका ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड होता है वो किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बची होगी। जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं यहाँ पे वो आपको क्लियर हुए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है ताकि बाकी लोगों तक भी जो चीज़ें हैं पहुँच सके, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।